दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हमने कहानी जो हिंदी नेट के सिलेबस में लगी हुई है आपकी, वो सीरीज़ शुरू की थी हमने। तो आज हमारी ये 10वीं या 11वीं कहानी है और आपके सिलेबस की पूरी जो कहानियाँ वो 21 कहानियाँ थी। आज हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये एक व्यंग्यात्मक कहानी, उनकी राजनीति पर व्यंग्य है, पुलिस तंत्र पर व्यंग्य है। ये उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका वाचन करेंगे। सबसे पहले हरिशंकर परसाई का सामान्य सा परिचय हम देखते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी का कथानक देखते हुए इसके पात्र कौन से हैं, इसका वर्णय विषय क्या है, मूल संवेदना क्या है इसकी, उसको देखते हुए उसके बाद हम कहानी का वाचन करेंगे। ठीक है। बहुत मार्मिक कहानी है। मार्मिक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आपको जो पुलिस तंत्र है उसको आप बहुत नज़दीक से देखेंगे। ठीक है, कि किस तरह से उसमें धांधलेबाजियाँ होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें साहित्य जो सिखाता है। ठीक है, तो साहित्य का उद्देश्य हमें कुछ हमारी जो समाज की जो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, उनको प्रकट करना भी होता है। ठीक है, तो चलिए हरिशंकर परसाई के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये इनकी कहानी है। ठीक है, शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म होता है 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1924 ईस्वी में जन्म होता है इनका, और इनका निधन होता है 1995 ईस्वी में। ठीक है, इनके साहित्य की मूल संवेदना देखते हैं आगे हम कि साहित्य के विषय क्या, इनके साहित्य में क्या लिखा है। ठीक है, तो देखिए, समझिए इस चीज़ को। ठीक है, कि आज़ादी के बाद मोह भंग की स्थिति। ठीक है, आज़ादी जब नहीं मिली थी, हमारा देश अंग्रेजों को गुलाम था। ठीक है, तो आपको पता होगा जो राजनेता थे, ठीक है, तरह तरह के लोगों से वादे कर रहे थे वो। ठीक है, कि हम देश आज़ाद हो जाएगा तो हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, हमारा जीवन ऐसा होगा, परंतु इस तरह का कुछ भी नहीं होता एकदम से। ठीक है, तो आज़ादी के बाद मोह भंग की स्थिति हो गई, मूल्यों का नाश हो गया, शासक वर्ग का नैतिक पतन हो गया। ठीक है, जो राजनेता पहले क्या बोल रहे थे जब आज़ादी नहीं हुई थी, अंग्रेजों को गुलाम था देश, ठीक है, तो क्या बोल रहे थे वो कि हम फलानी चीज़ करेंगे, वो करेंगे, से करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने, उनका नैतिक पतन हो जाता है, यानी कि ठीक है, नैतिक पतन हो गया, वो बहुत गिर जाते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, दोगलापन हो गया। ठीक है, वहाँ पे एक बात दूसरी कह रही, दूसरे के साथ कोई और बात कह दी। ठीक है, पाखंड, छल कपट, दुराचार, अवसरवादिता, ठीक है, पदमोह, गठबंधन, सिद्धांतहीन राजनीति हो गई, सत्ता के लिए उन्माद हो गया, पागलपन उन्माद यानी कि, ठीक है, इत्यादि को परसाई जी ने निकट से देखा था और भोगा भी था। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं। और हरिशंकर परसाई जी का जन्म आपको पता 1924 में हो रहा है। ठीक है, तो आज़ादी के समय वो युवा अवस्था में थे। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था तो 1950 के बाद वो युवा अवस्था में थे और युवा थे। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि जब युवा होता है एक, तो उसमें क्या होता है, वो सत्ता के प्रति भी विद्रोह करना लग पड़ता है। ठीक है, उसको कुछ गलत दिखता है तो उसका विरोध करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अनुभवों को ही परसाई जी ने व्यंग्य की तीक्ष्ण धार पर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, अनुभवों को, ये सारे अनुभव परसाई जी ने खुद देखे थे। ठीक है, और उनको अनुभव किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके काव्य में, उनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है और वो व्यंग्य के माध्यम से ये सारी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, साहित्य संसार की बात कर लेते हैं कि इनकी कहानियाँ कौन सी। सबसे पहले कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं, हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, पहला कहानी संग्रह इनको 1953 में। तब की बात और थी 1956 में, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, भोला राम का जीव और इत्यादि, ये इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, भोला राम का जीव जो है आपकी नेट के सिलेबस में ये कहानी लगी है। ठीक है, इसको व्यंग्य में ज़्यादा कहता हूँ, भोला राम जीव को, भोला राम का जो जीव है ये कहानी है वैसे तो इनकी। और जो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर है, इसको भी व्यंग्यात्मक कहानी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये भी व्यंग्यात्मक कहानी है कि इसको अलग सी साहित्यिक विधा ही प्रचलित कर दी थी हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है, विद्वान आज भी अचंभित है। ठीक है, कई विद्वान, कई जो संग्रह है इनको व्यंग्य की एक विधा मान लेते हैं। ठीक है, कि इनका सारा जो काव्य है, साहित्य है, ठीक है, वो सारा व्यंग्य में आ जाएगा। व्यंग्य संग्रह देख लेते हैं। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी में, सदाचार का तावीज है 1967 में, उल्टी सीधी 1968 में, निठल्ले की डायरी 1968, बोलती रेखाएं 1969, शिकायत मुझे भी है 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी, वैष्णव की फिसलन 1976 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी में, तुलसी चंदन घिसे 1980 ईस्वी में, भूत के पाम पीछे 1983 ईस्वी में, बेईमानी की परत 1983 ईस्वी में, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी में। ठीक है, कहत कबीर 1987, पाखंड का अध्यात्म 1998 में, आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी, इनके व्यंग्य संग्रह हैं। ठीक है,
इनका संस्मरण भी है एक तिरछी रेखाएं, परंतु इसमें अभी उन्होंने व्यंग्य ही लिखा है। ठीक है, तो इनका जो सारा साहित्य है वो व्यंग्य के अंतर्गत ही आपको मिलेगा। ठीक है, जो उपन्यास इनके लघु उपन्यास उपन्यास सारे के सारे व्यंग्य के अंतर्गत ही आएंगे। वो तिरछी रेखाएं 1972 में। ठीक है, इनका क्या है, संस्मरण संग्रह है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लघु उपन्यास इनका। ठीक है, तट की खोज, रानी नागमती की कहानी, नागमती नहीं है, नागफनी है, सॉरी। ठीक है, ज्वाला और जल, और ये इनके कुछ लघु उपन्यास थे। ठीक है, लघु उपन्यास भी इसको कह सकते हैं और दीर्घ कहानी भी। संपादन उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, कौन सी पत्रिका, वसुधा पत्रिका। ठीक है, और इसके संस्थापक भी थे ये। आगे चलते हैं, सम्मान इनका देख लेते हैं, तो सम्मान कौन सा मिला। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर इस कहानी के संबंध में हम कुछ देख लेते हैं कि कथानक के इस कहानी का, ये देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नहीं आते हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से वीडियो आपके लिए और भी आती रहेंगी। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको जो कहानी की यूनिट है उसको कंप्लीट करवा के निबंध की यूनिट जो है उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको भी, जो आपके उपन्यास हैं, नाटक हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे वादा किया है, मैं वो करूँगा। ठीक है, कथानक देख लेते हैं इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी का। हरिशंकर प्रसाद जी की व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें उन्होंने फैंटेसी के माध्यम से पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। ठीक है, पुलिस के कार्य करने की निराले ढंग, ठीक है, पुलिस के कार्य करने के निराले ढंग थे, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर निर्दोष की पकड़। ठीक है, इंस्पेक्टर माता दिन के बारे में आप देखेंगे, जो इंस्पेक्टर है वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, झूठे एविडेंस लाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, झूठा एविडेंस, झूठे चश्मदीद गवाहों से गवाही दिलवाते हैं, एफआईआर बदलना। ठीक है, बीच में पन्ने डाल देना एफआईआर के, गवाहों से झूठी गवाही दी, इत्यादि तमाम पुलिस या फ्रेब के व्यंग्य के माध्यम से यथार्थ के धरातल पर उकेरा है हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी में। ठीक है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। देखिए, उद्देश्य या वर्णय विषय देख लेते हैं, तो आज़ादी के बाद की सच्ची और यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत कर सरकार की नाकामयाबी को पुलिस तंत्र के माध्यम से उघाड़ना इस कहानी का मूल उद्देश्य है। ठीक है, पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का व्यंग्य के धरातल पर अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, पुलिस तंत्र का जो भ्रष्टाचार फैला हुआ पुलिस तंत्र में, वो उसको व्यंग्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से परसाई जी ने क्या करा, उसको परसाई जी ने धरातल पर अभिव्यक्ति की उसको। ठीक है, शैली देख लेते हैं, फैंटेसी, व्यंग्य और संवाद शैली इसकी मुख्य शैलियाँ। ठीक है, फैंटेसी शैली क्या होती है, फैंटेसी और कल्पना में मुख्य अंतर आपको पता होना चाहिए। कल्पना सिर्फ यही होती है कि जो चीज़ हम कर सकते हैं उसी की कल्पना होती है। फैंटेसी ये होती है जिसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि सपने में वो चीज़ें करना सिर्फ। ठीक है, वो फैंटेसी होगी आपकी। कल्पना ये होती है, कल्पना भी ये होती है कि हम उस चीज़ को नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, परंतु हम कल्पना कर सकते हैं। कल्पना का मतलब ये है कि अगर हमने कोई चीज़ सोच ली, यानी कि कल्पना कर ली उसकी, परंतु उसको हमारे पास करने के लिए साधन है। ठीक है, देखिए, फैंटेसी का मतलब ये है कि अगर मैं सोचूं कि मुझे चांद पे जाना है, ठीक है, मैं चांद पे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने साइंटिस्ट वाले कोर्स नहीं किए जो होते हैं उनके। ठीक है, तो वो मेरे लिए फैंटेसी है। ठीक है, अगर मैं ऐसे स्वप्न लेता रहूँ कि मुझे चांद पे जाना है, मैं चांद पे जाऊँ या मैं मंगल ग्रह पे जाऊँ, ठीक है, तो वो जो मैं कल्पना, वो जो मैं सपने ले रहा हूँ, वो फैंटेसी है। ठीक है, यानी कि दिन में सपने देखना, इसको ये भी कह सकते हैं। व्यंग्य और संवाद शैली इसकी मुख्य शैली है। पात्र देख लेते हैं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन। ठीक है, इसका मुख्य पात्र है, उसको एमडी कहा गया है। चांद सरकार भी इसमें एक पात्र होगी, भारत सरकार होगी, आईजी, आईजी कहाँ के, चांद सरकार के। ठीक है, पुलिस मंत्री होगा, कोतवाल होगा, चांद की पुलिस होगी, प्रधानमंत्री भारत का होगा, प्रधानमंत्री चांद का भी होगा, गृह मंत्री भारत का होगा, सचिव भारत का, हवलदार मुंशी अब्दुल गफूर होगा। ठीक है, हवलदार बलभद्र होगा, हवलदार राम सजीवन होगा, एसपी साहब होंगे, और ये एसपी साहब कहाँ के हैं, ये भारत के हैं। ठीक है, और एड़ियाँ चमकाने वाला पत्थर मंगवाते हैं एसपी साहब इंस्पेक्टर माता दिन से, चांद से। ठीक है, कहानी बहुत अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, जब आप मूवी वगैरह में देखते होंगे उस तरह से आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई मूवी देख रहे हैं। ठीक है, फिल्म देख रहे हैं, उस तरह की आपको ये लगेगी। ठीक है, फैंटेसी शैली में ये रचित कहानी है। ठीक है, परसाई जी के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया, अब कहानी के बारे में भी हमने देख लिया। अब वाचन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वाचन करते हैं शुरू में। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ये एक व्यंग्य है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है स्क्रीन पे, व्यंग्य हरिशंकर परसाई जी का ये कहानी है। ठीक है, तो कहानी का हम वाचन करते हैं। ठीक है, किस तरह की कहानी की शैली है उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, किस तरह के लोग थे या किस तरह के लोग हैं इस कहानी के पात्र जो हैं, ये
ये जो लोग हैं, ये पात्र हैं, ये सचमुच के पात्र हैं, ठीक है। यानी कि सचमुच के पात्र, यानी कि समाज में हमारे इस तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। इस तरह के पागलपन जो लोग होते हैं ना, पागलपन वाले, उस तरह के लोग हमारे समाज में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यंग्य के माध्यम से इन्होंने व्यक्त की है परिसाई जी ने, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं हम बातचीत इसका। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन डिपार्टमेंट में क्या थे, वो एमडी साहब कहते हैं उन्हें, ठीक है। वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है, ठीक है। अब ये पूर्व दीप्ति शैली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अभी वो जाएगा, ठीक है। वो बात कर रहे हैं चांद से वापिस आने के बाद की, ठीक है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दिन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए के निशान मुस्लिम की उंगलियों के नहीं है, पर माता दिन उसे सजा दिला ही देती हैं। माता दिन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाती है। ये बात सही है, लेकिन अंधेरे पक्ष के माता दिन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गए थे, ठीक है। पूछा जाएगा कि इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गई। ये हमारे सामने भी प्रश्न इस तरह के बन रहे हैं और आपके भी बन रहे होंगे। टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अंतर्गत गए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गए थे। 4-5 आपको वो दे दें, ठीक है। 4-5 कथन आपको दे दें, ठीक है। वो पुलिस जो तंत्र था चांद का उसको ठीक करने के लिए गए तो सही बात है, और भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अंतर्गत गए थे तो ये भी सही बात है। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था। हो गई नहीं यहाँ पे फैंटेसी, ठीक है। हुई कि नहीं हुई? देखिए चांद की सरकार हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है। कल्पना भी नहीं कर, कल्पना अगर करेंगे तो कल्पना कभी सच हो सकती है कि चांद की सरकार होगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है, तो वो क्या है कि कल्पना नहीं, वो फैंटेसी है, ठीक है। आगे चलते हैं। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है, ठीक है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेजो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है, ठीक है। चांद हमारे क्षुद्र उपग्रह है, ठीक है। अब धरती के लोग जो है वो बड़ी हो गए और चांद सरकारों ने चांद जो ग्रह है इसको छोटा मान लिया, ठीक है, कि वो हमारा क्षुद्र ग्रह है, कि छोटा ग्रह है, ठीक है। तो वहाँ पे आईजी की रैंक के आदमी को नहीं भेज सकते हम, ठीक है। किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देते हैं, ठीक है। आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। ये किसने कहा? ये कहा गृह मंत्री के सचिव ने, ठीक है। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दिन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दिन को लेने के लिए, ठीक है, प्रतिवियान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दिन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम इनके प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दिन सबसे पहले, ठीक है, सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रीविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा, ठीक है। ये रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी गफूर, ठीक है, अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी यानी कि वो हवलदार हैं, ठीक है। मुंशी गफूर ये आपके पात्र हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया। गफूर ने एड़ी मिलाकर सल्यूट फटकारा, बोला जी पेक्टसा, ठीक है। इंस्पेक्टर माता दीन को क्या कहते थे उनके जो डिपार्टमेंट के लोग थे? पेक्टसा कहते थे। ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। FIR रख दी। कौन कह रहा है? इंस्पेक्टर माता दिन कह रहे हैं, जी पेक्टसा। और रोजाना मचा का नमूना, ठीक है, रोजाना मचे का नमूना, ठीक है, जी पेक्टसा, वो भी रख दिया। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हवलदार बलभद्र भी एक पात्र हैं, हमारे घर में जचकी के वक्त अपने खटला यानी कि पत्नी को मदर के लिए भेज देना, ठीक है। बलभद्र ने कहा जी पेक्टसा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पेक्टसा, मैं अपनी मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दी ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी साहब है, ठीक है, जी है साहब। और गाड़ी
और गाड़ी में बत्ती ठीक है जी, ठीक है। माता दीन ने सब ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। माता जी ने क्या कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चलान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी इस तरह से नहीं बोलते, ठीक है। पुलिस तंत्र की एक और यहाँ पे खामी आपको देखने को मिल रही है कि वो उनके पास बात करने का तमीज़ नहीं है, ठीक है। वो किस तरह से बात कर रही हैं, ठीक है। ऐसे वो किस तरह से बोला कि हरामजादी काम नहीं तो मैं अंतरिक्ष में चलान कर दूंगा, ठीक है। अब चंद्रमा से जो चालक आया है, ठीक है, यान का चालक, वो क्या कह रहा कि हमारे यहाँ आदमी से इस तरह से बात नहीं की जाती जी, ठीक है। माता दीन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ, ठीक है, कि तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया, ये भी पात्र हो गया, ठीक है। बोला पेक्टसा, क्या बोला, बोला पेक्टसा एसपी के घर से कह रहे हैं कि, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन शॉट को ठीक कर रहा हूँ। पेक्टसा एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। देखिए बन सकता है ऑपरेशन की, चांद से पत्थर लाने के लिए इंस्पेक्टर माता दीन को किसने कहा था, ठीक है। तो किसने कहा था, एसपी साहब के घर से वो बात आई थी उनके लिए, ठीक है। माता दीन खुश हुए, बोले कह देना भाई साहब से, ठीक है, भाई साहब से, यानी कि भाई साहब ही कह रहा है एसपी को, अपने बड़े ऑफिसर को, ठीक है, जरूर लेता आऊँगा, ठीक है, क्योंकि चांद पे जा रहा है भाई, तो होगा ही बंदे में गुरूर। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दी ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता। चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील कुछ नहीं है। माता दी ने डांटा, मगर रूल इज़ रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोब से उतरे और उन्होंने अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ भाई साहब। माता दीन को भी लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी क्यों हैं इसकी वो बात बताएंगे, ठीक है, आईजी को। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे हम नहीं जानते, ठीक है, वो तो जानते ही नहीं है बेचारे चांद वाले, ठीक है, वो तो एलियन होंगे ना चांद पे। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हम, ठीक है, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य प्रायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे, ठीक है। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था, एडवेक्शन का मामला था, ठीक है। दफा 362, हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट ही नहीं। मगर ये सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ कि क्या कह रहे हैं वो इंस्पेक्टर माता दीन, जो व्यंग्य के माध्यम से आपको हास्य भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हास्य और व्यंग्य आपको दोनों ही देखने को मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे व्यंग्य नहीं हास्य भी उत्पन्न होता है इन सारी बातों से, ये जो वाक्य कह रहे हैं, ठीक है। आगे कि आप और देखिएगा, आपको बड़ी हंसी आएगी इसमें। उन्होंने कहा कि भाई ये जो बात मैंने आपको बताई कि कैदी को जो वो सजा वहीं पे पुलिस दे दे, परंतु ये जो सिस्टम है, यानी कि ये हमारे अभी राम राज्य में भी नहीं हुआ है, ठीक है। मगर ये सिस्टम हमारे राम राज्य में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए, वे उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया भाई साहब, ठीक है। वही हनुमान हमारे राधे देव हैं, मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ, उस पर से मूर्तियाँ बनवाई और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाई। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए भाई साहब। माता दीन जी उन कारणों का ध्यान कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर नज़र नहीं देती कि कोई कारण नहीं मिल रहा था। एक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ, ठीक है। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया कि क्यों पुलिस काम नहीं करती है, ठीक है। ये उनके उसमें पकड़ में आ गया कि निठल्ली क्यों है चांद की पुलिस। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है, ठीक है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसीलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े। हमारे यहाँ पुलिस सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन हटाइए,
ठीक है। पुलिस मंत्री ने कहा मगर ये तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे। माता दीन ने कहा इसमें कोई अन्याय नहीं है, आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुना थे केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर ये हुआ किस तरह। ठीक है। माता दीन ने समझाया बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 रुपये में इंस्पेक्टर ठाट बाट से नहीं मेंटेन कर सकता। ठीक है, ठाट बाट मेंटेन नहीं कर पाएगा वो, उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गर्ज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत होगा। ठीक है, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज के सबच और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। ठीक है, देखिए एक व्यंग्य तो यही हो गया हमारी पुलिस तंत्र पे कि उनको तनख्वाहें कम मिलती हैं, इसीलिए वो ऊपरी आमदनी जो होती है, ठीक है, रिश्वतखोरी इत्यादि जो होती हैं, इसीलिए वो लेते हैं। ठीक है, पुलिस वाले। तो एक तो वो बात है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के बहुत लोग जो वो बहुत खुश थे। ठीक है, वे कहते गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। ठीक है, सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट जो बनने वाला था। ठीक है, आधी समस्या हल होगी, पुलिस अपराधी पकड़ने लगी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। ठीक है, आपसी मारपीट में माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। ठीक है, कोतवाल ने कहा पहले कातिल का पता लगाया जाएगा तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहाँ से रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। ठीक है, उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दीन ने कहा उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे, जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़ कर बुलावा लिया गया। ठीक है, बुलाया लिया गया। उसने कहा मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था। ठीक है, अब वो आदमी निर्दोष है, उसने तो किसी मरते हुए की जो वो मदद की थी। ठीक है, वो कह रहा कि भाई साहब मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है। ठीक है, चांद की पुलिस को इसकी बात से एकदम प्रभावित हुई, माता दीन प्रभावित नहीं हुई। ठीक है, सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि माता दीन क्या तर्क निकालती हैं। माता दीन ने उससे कहा पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों। उसने जवाब दिया मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा मकान वहाँ है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी, सारा महकमा उसको देख रहा था, पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि सारा देख रहा था उसको। माता दीन ने कहा मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों। ठीक है, इस तरह का कोई जवाब नहीं था। बार बार कहता मैं झगड़े की जगह नहीं गया। ठीक है, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों। इस तरह की प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो आदमी मारा गया है तो ये पक्का है, किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए ये सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना ये सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किस मनुष्य को सजा होगी ही। ठीक है, किसी ना किसी मनुष्य को तो सजा होनी ही है। मरने वाला या मारने वाले को होती है या बेकसूर को, ये अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। ठीक है, हम भेदभाव नहीं करते, ये पुलिस का मानवतावाद है। देखिए हरिशंकर परसाई जी की आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या सोच है उनकी। ठीक है, सोचने का तरीका, इस तरह से कोई सोच सकता है क्या। इतना सोचने का तरीका, इतनी सारी कहानियों में इस तरह से कहानी का रूप देने का व्यंग्य करना, मैं तो मतलब फैन हूँ भाई, फैन हो गया उस बंदे का। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए।
इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। माता दिन को बताया गया कि वो आदमी भला है पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। ठीक है, जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। ठीक है, कि वो जो जिसको पकड़ के लाए हैं, वो जो अभी सरकार वर्तमान में चल रही है उसका विरोधी राजनीति वाला है। ठीक है, यानी कि अभी सरकार बीजेपी की है तो वो कांग्रेस का है। ठीक है, अगर कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी वाला है, यानी कि ठीक है। माता दीन ने टेबल ठोंकर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का स्पॉट भी है। ठीक है, माता दीन तो खुश हो गया, भाई साहब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले ये बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझा, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। ठीक है, हर इंसान में ईश्वर का अंश है। ठीक है, कहते भी हैं भगवत गीता में, कहा भी गया, भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा भी है कि सारे मनुष्य जो मुझसे उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भगवत गीता वाला सिद्धांत यहाँ पे माता दीन चिपका रहा है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। ठीक है, देखिए फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है तो इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे, तुम तो भरो FIR। माता दीन जी ने अब जी लगाने लग पड़े भाई। ठीक है, FIR भरवा दी, वक्त जरूरत के लिए खाली जगह छोड़ दी गई। ठीक है, छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी कहते हैं और कहते हैं। ठीक है, तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फांसी हो रही है, या क्यों उसको फांसी दे रहे हो या फंसा रहे हो, यहाँ पे फांसी नहीं है। ठीक है, ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। ठीक है, हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उसे कह दो, हम जानते हैं वो निर्दोष है पर हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है भाई साहब। ठीक है, कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कह देंगे कि ये ऊपर से हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तब वे IG के पास शिकायत करेंगे, IG भी कह दें कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, पुलिस मंत्री भी कहें भैया मैं क्या करूं, ये सब ऊपर से हो रहा है। ठीक है, तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे मैं क्या जानता हूँ, वह निर्दोष है पर ये ऊपर से हो रहा है। ठीक है, कोतवाल ने कहा तब वे, माता दीन ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास। ठीक है, भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। ठीक है, माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम्हें भी सीख, ठीक है, तुम्हें भी सीख लेनी चाहिए इससे। अब यहाँ पे व्यंग्य कर दिया माता दीन के माध्यम से। ठीक है, केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। माता दीन ने सिर ठोंक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, हमें तो, ठीक है सॉरी, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह वह नहीं होता जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा। माता दीन ने कहा, कहेगा समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो यार तुम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे अब माता दीन इंस्पेक्टर है वो, ठीक है, पर वहाँ पे चांद सरकार में सलाहकार बन के गया तो ये सारी बातें तो वो करेगा इस तरह से। ठीक है, अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। ठीक है, मूवी में भी इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप मूवी के शौकीन होंगे। ठीक है, तो इस तरह के आपको चश्मदीद गवाह किस तरह से बनाते हैं वो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दया भी सकती है, जिसे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ, 8-10 उठाई गिरों को बुलाओ। ठीक है, जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। ठीक है, दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए, बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना। वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे वह पहला मौका। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे ये मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा था।
उन लोगों को लगा कि ये पागल आदमी है, तभी ऐसी ऊट पटांग बातें करता वे हंसने लगे। माता दी ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले हम जब थे ही नहीं तो कैसा देखा। माता दी ने गुर्रा कर कहा, ठीक है, गुर्रा कर देखा, कहा, और साथ में कहा भी कि कैसे देखा। तो बताता हूँ। अब वो बता रहे हैं कि कैसे देखा, मैं बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है, हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। वे घबरा कर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। अब वो डर गए, अब तो वो हर कोई काम करेंगे। माता दी ने कहा ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा, देखा ना। वे बोले देखा साहब। वो आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माँ दी ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वे बोले साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर तो बेहोश हो गया, होश आया तो माँ दीन के चरणों पर गिर पड़ा। वो माता दीन ने कहा हटो काम करने दो, ठीक है। कोतवाल पामों से लिपट गया, कहने लगा मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दी ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजाना मचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। भाई साहब किस आदमी को, जिसने जो आपसी मारपीट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और अस्पताल जो लेके जाता है उसको 20 साल की सजा हो गई भाई साहब, ठीक है। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जी पर बैठे थे, आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इसे मौके के लिए कुर्ती और टोपी, ठीक है, कुर्ती टोपी और धोती ले आते, ठीक है, पूरी तरह से मंत्री बन जाते। यानी कि भारत के पुलिस मंत्री टेलीफोन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया, ठीक है। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था वो, ठीक है, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द जो वो बाहर आए। सदस्य गुस्से से चला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे, लगा ये कई रात से सोए नहीं है। रोआं से होकर प्रधानमंत्री ने कहा माता दीन जी हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं, अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा अब आपकी टर्म का वेतन, अब बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम तैयार है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन जी को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए ईडी चमकाने का पत्र यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें देखते जाते देख पुलिस वाले रो पड़े कि कौन से पुलिस वाले? चांद के पुलिस वाले। बहुत अरसे तक ये रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपकी माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया उसके नतीजे ये हुए हैं। ठीक है, क्या क्या नतीजे हैं वो आप नीचे खुद ही देख लीजिए। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दिया। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। ठीक है, ये व्यंग्य पर कहानी थी, यहाँ पे समाप्त हो रही है। आपने देख लिया कि किस तरह से हास्य व्यंग्य पर कहानी है, आपको बहुत हंसाएगी भी ये कहानी। और जो सच्चाई है जब आप इसको सोचेंगे, ठीक है,
तो आपको लगेगा कि ये कहानी सच में से हमारे समाज में होता है और ये आज भी हो रहा है, ठीक है। उसे सुधारने के लिए सुधरने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। देश जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद की ये परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। और एक कहानी को हम पढ़ रहे हैं, किस कहानियाँ हैं, आपकी किस वीडियो बनेंगी, ठीक है। और जिसने ये पूरी वीडियो देख ली, पूरी नोट कर लिए, तो मैं कहूँगा कि कहानी से जितने भी प्रश्न 5-7 जितने भी नेट में प्रश्न बनेंगे, विद्यार्थी उसको स्किप नहीं कर पाएगा, उससे वो सारे प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। कहानी का वाचन से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक बात और दोस्तों, संडे को महामैराथन क्लास होने जा रही है, ठीक है। MCQs क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आदिकाल पर, और आदिकाल का वो पूरा निचोड़ होगा, ठीक है। यानी कि 300 प्रश्न मैंने रखे हैं कम से कम, ठीक है। 300 प्रश्न यानी कि आदिकाल का संपूर्ण निचोड़ होगा। उसके बाद अगर ठीक रहा तो हम भक्ति काल को भी देखेंगे, रीतिकाल को देखेंगे, आग्निकाल को देखेंगे, गद्यकाल जो था, ठीक है। यानी कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्यकाल कहा था, आधुनिक काल को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो गद्य की साहित्यिक विधाएं हैं उनको देखेंगे, काव्यशास्त्र हमारा सब कुछ है, ठीक है, उसको देखेंगे, व्याकरण का सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उनमें सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।